Hello everyone. Today we discuss lesson number 4th history. Keep it continue. The Mughal Empire in the 17th century and after यानी 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य कैसे परिवर्तित हुआ. The administrative and military efficiency of Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity. मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्य समृद्धि में वृद्धि हुई. इंटरनेशनल ट्रैवलर्स डिस्क्राइब्ड इट एज द फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ. यानी जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री थे उन्होंने इसे वैसा धनी देश बताया जैसे कि हम जो कहानियाँ हैं, स्टोरी हैं, उनमें सुनते हैं. But the same visitors were also appalled at the state of poverty that exists side by side with greatest opulence. परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता, मतलब यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में जो गरीबी मिली को देखकर चकित रह जाते हैं. सामाजिक असमानता यहाँ पर साफ दिखाई देती हैं. इंडिया में आज भी हैं और पहले भी थी. द इनइक्वलिटीज़ ऑफ वर ग्लेरिंग, यानी आज भी दिखाई देती हैं. डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th century of शाहजहाँ reign inform us that the highest ranking mansabdar were only 445 in number out of a total of 8,000. शाहजहाँ के शासनकाल के 20वें वर्ष के जो हमें डॉक्यूमेंट मिलते हैं उनसे हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्च पद यहाँ पर प्राप्त था उनकी संख्या 445 थी कुल 8,000 पदों में से. This small number, a mere 5.6% of the total number of mansabdar, received 61.5% of the total estimated revenue of the empire as salaries for themselves and their troops. यानी जो कुल मनसबदारों की एक छोटी सी संख्या यानी 5.6% थे और जो राजस्व मिलता था साम्राज्य को उसमें से इनको 61.5% उनके वेतन के रूप में और जो उनकी गुड्सवार जो यूज करते थे उनकी सैलरी के रूप में इनको दिया जाता था. यानी हिस्सा काफ़ी बड़ा एक्सपेंड किया जाता था. द मुगल एम्पायर एंड देयर मनसबदार स्पेंट ए ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरी एंड गुड्स. मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे. दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द artisans and peasantry who supplied them with goods and produce. इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था जिनसे वो जो वस्तुएं बनाते थे, फसल ग्रो करते थे, उनको सप्लाई करते थे तो उसके बदले में उनको पैसे मिलते थे. बट द स्केल ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटल फॉर इन्वेस्टमेंट इन हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर. परंतु राजस्व का भार जो है वो काफ़ी कम इनके पास बचता था जिसको किसान और शिल्पकारों के पास निवेश कम से कम हो पाता था. जब पैसे ही नहीं होंगे तो इन लोगों से जो वस्तुएं हैं वो कम खरीदी जाएंगी. द पुरेस्ट अमंग्स देम, इनमें जो सबसे गरीब थे, लाइव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ एंड दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज. इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे. वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों, अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे. जो गरीब व्यक्ति है वो फर्स्टली 2 टाइम के खाने का इंतजाम करता है और बाद में कोई इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है इन लोगों के लिए. The wealthier peasantry and artisans group, the merchants and bankers profited in this economic world. इसमें जो बड़े बड़े किसान थे, शिल्पीजन थे, व्यापारी थे, महाजन थे, उनको ज़्यादा लाभ होता था. The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century. मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे जिनके कारण वो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में शक्तिशाली होते चले गए. एज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर स्लो डिक्लाइन, और मुगलों की जो पावर्स थी वो धीरे धीरे करके
पतन की ओर जा रही थी। ही सर्वेंट्स emerged एज पावरफुल सेंटर ऑफ पावर इन द रेन। जो इनके दास थे, सेवक थे, वो शक्तिशाली केंद्र के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे थे। दे कंस्टिट्यूटेड अ न्यू डेंसिटी, उन्होंने नए वंशज बनाए एंड हेल्ड कमांडेड ऑफ प्रोवेंसी लाइक हैदराबाद एंड अवध, और उन्होंने नए वंश स्थापित करके हैदराबाद है, अवध जैसे प्रांतों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। क्यों? क्योंकि जो मुगल वंशज थे, ये जो पावरफुल थे, वो उनकी डेथ हो जाती है, और लास्ट में जो औरंगजेब है, उसके डेथ के बाद उसके जो बच्चे हैं वो इतने सक्सेस नहीं होते प्रशासन को चलाने में। इसी वजह से जो उनके सेवक थे वो अलग से अपना प्रशासन स्थापित कर लेते हैं, वंशज, और अलग अलग जगह पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। Although they continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master, by the 18th century, the province of the empire had consolidated their independent political identities. तो इसमें क्या है, ये वे मुगल जो थे, दिल्ली के मुगल सम्राटों को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, यानी जो दिल्ली के शासक बने वो मुगल थे। 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपने स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। दिल्ली में तो वो मुगलों का था, बट आसपास में जो इनके सेवक थे, लड़ाइयाँ जीतते धीरे धीरे करके उन्होंने पावर यूज़ करना सीख लिया था। और जब उनकी डेथ हो जाती है और उनके बेटे इतने योग्य नहीं होते कि वो प्रशासन को अच्छे से चलाएं, तो वो उसका यूज करते हैं और अपना अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।